जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत के विषय में पढ़ना है। इसके पहले 5 चैप्टर्स अगर आपने नहीं किए हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस कराई जा रही हैं। जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है उसका सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है, इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे। बाकी ये जो चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जाती हैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड आपको किए जाते हैं। बाकी जो भी जानकारी है अभी लेक्चर के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। चलिए हम सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत के विषय में जानते हैं। आपको पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट किसी पॉइंट पर रह जाता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछा करिए, और वीडियो कैसी लगी बताया करिए, आपको समझ में आया बताया करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही क्वेश्चंस आगे जो बनाए जाएंगे अच्छे बनाए जाएंगे और क्लासेस जो हैं इसी प्रकार से आपकी लाई जाएंगी। सामाजिक आंदोलन का जो सिद्धांत है उसको समझाने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सबसे पहला है तुलनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत, रिलेटिव डिप्रीवेशन थियरी। दूसरा है संरचनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन या स्ट्रक्चरल डिप्रीवेशन थियरी, ये दूसरा है। और तीसरा है आपका पुनर्जीवीकरण का सिद्धांत। इन्हीं तीनों सिद्धांतों को आपके सिलेबस में लगाया गया है और इन्हीं तीनों को पढ़ना है हमें। चलिए हम पहला देखते हैं, तुलनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत क्या होता है। तुलनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत, तुलनात्मक अभाव बोध का अर्थ है जब व्यक्ति या समूह अपने जीवन की स्थिति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या समूह से करते हैं और स्वयं को वंचित, पिछड़ा या असमान पाते हैं तो उनमें असंतोष और असमानता की भावना जो है उत्पन्न होती है, और इसी भावना से सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति, वही व्यक्ति हैं जो दूसरों से तुलना करके अपने आप को कम समझते हैं। आप समझते हैं कि हमारा जो दोस्त है या हमारा जो पड़ोसी है वह हमसे अच्छा है, वह आर्थिक स्थिति में हमसे अच्छा है, वह पढ़ने में हमसे अच्छा है। जो भी आप तुलनात्मक एक प्रकार से करते हैं और अपने आप में अभाव देखते हैं तो आपके मन में क्या आएगा कि हम भी जो है आर्थिक स्थिति अपनी सुधारेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे। एक प्रकार से आंदोलन अपने ही खिलाफ आप जो है छेड़ देंगे। तो यही होता है तुलनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत, अर्थात कोई भी व्यक्ति या समूह जब अपने जीवन की तुलना, अपने जीवन की स्थिति की तुलना, अपने जीवन की विभिन्न चीज़ों की तुलना दूसरे किसी व्यक्ति से करता है, दूसरे किसी समूह से करता है और स्वयं को उससे वंचित, उससे कम, उससे पिछड़ा या उससे असमान पाता है तो उसके मन में क्या आता है, असमानता की भावना आती है, असंतोष उसके मन में आता है कि सेटिस्फाई नहीं होता कि हम उससे कम हैं, और यही भावना जो है उसको सामाजिक आंदोलन को जन्म के कारण बन जाती है। मुख्य प्रवर्तक इसके कौन कौन से हैं? सबसे पहले सैमुअल स्टाफर। सैमुअल स्टाफर ने द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों पर अध्ययन करते हुए पाया कि लोग अपनी वास्तविक स्थिति से ज़्यादा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। अर्थात उन्होंने देखा हुआ था कि द्वितीय जो युद्ध था वह दूसरों की तुलना लोग अधिक करते थे, अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं देखते थे। उन्होंने बताया T.R. ग्यूर, टेड रॉबर्ट गुएर जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक वाई मैन रेबल 1970 में बताया कि राजनीतिक हिंसा और विद्रोह अक्सर तुलनात्मक अभाव की भावना से उत्पन्न होते हैं। डेविस महोदय ने क्या कहा? डेविस महोदय ने जेसी कर्व सिद्धांत दिया, जिसमें कहा कि जब लोगों की अपेक्षाएं अचानक बहुत बढ़ती हैं लेकिन वास्तविक स्थिति वैसी नहीं होती है तो विद्रोह की संभावना जो है बढ़ जाती है। अर्थात एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे खुद नहीं खरे उतरते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो विद्रोह की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है। आगे हम देखें, इसमें मुख्य विचारों की बात करें तो इसमें सामाजिक आंदोलन तब उभरते हैं जब लोग अपनी स्थिति की तुलना दूसरे से करके स्वयं को वंचित समझते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। यह अभाव वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी, अर्थात कोई सच में भी उससे अच्छा हो सकता है या उसके मन में ही बैठ जाए कि हाँ ये मुझसे अच्छा है। असंतोष की भावना धीरे धीरे सामूहिक आंदोलन का रूप जो है वह ले लेती है इस सिद्धांत के अनुसार। मूल्यांकन की बात करें तो इस सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष क्या हैं? आंदोलन के मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक पक्ष को समझने में यह उपयोगी है। सामाजिक असमानता और असंतोष की जड़ें समझाता है जो यह सिद्धांत है। सीमाएं कौन कौन सी हैं? यह सिद्धांत केवल भावना पर जोर देता है लेकिन यह नहीं बताता है कि असंतोष को आंदोलन में बदलने वाली संगठित शक्ति कैसी बनती है। सभी वंचित समूह आंदोलन नहीं करते हैं, इसका कारण यह सिद्धांत
सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाता है। अर्थात बहुत से लोग अपने आप को कम समझकर उसी में खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो आंदोलन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह कारण भी यह सिद्धांत जो है नहीं बता पाया है। इसकी एक प्रकार से ये लिमिटेशंस हैं। आगे हम देखेंगे अगला हमारा कौन सा सिद्धांत था, संरचनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत। इस सिद्धांत में सामाजिक आंदोलनों को समाज की संरचनात्मक स्थितियों और तनाव से जोड़ा गया है। जब सामाजिक व्यवस्था लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहती है और संस्थाएं इन तनावों का समाधान नहीं कर पाती हैं, तब आंदोलन जो है वह उत्पन्न होते हैं। मुख्य प्रवर्तक इसमें कौन कौन से थे, नील्स मेल्सर जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर 1962 में यह सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया हुआ था। स्मेल्सर के अनुसार 6 शर्तें हैं आंदोलन की। कौन कौन सी, सबसे पहली है संरचनात्मक अनुकूलता, समाज की स्थिति जो है आंदोलन की उपयुक्त हो। दूसरा है संरचनात्मक तनाव, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, सामाजिक व्यवस्था में तनाव और असंतोष उत्पन्न होना। तीसरी शर्त कौन सी है, सामान्यीकृत विश्वास, लोगों में समस्या व समाधान को लेकर समान धारणा बनना। चौथा है प्रेरक कारक, कोई विशेष घटना जो आंदोलन को गति देती है। पांचवा है संगठित कार्रवाई, आंदोलन को संगठित करने वाली शक्ति का होना। और छठा शर्त है सामाजिक नियंत्रण की विफलता, जब राज्य या संस्थाएं आंदोलन को दबाने में असफल रहती हैं। कुल मिलाकर जो स्मेल्सर महोदय हैं उनका कहना है कि आंदोलन को होने की ये 6 शर्तें होती हैं। आगे हम देखें इनमें मुख्य विचार की बात करें इस सिद्धांत की, तो सामाजिक आंदोलन तभी उभरते हैं जब सामाजिक ढांचे में कोई गंभीर तनाव या विसंगति हो और संस्थाएं समाधान न दे सके, तब जो है आंदोलन होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आंदोलन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संरचनात्मक, मनोवैज्ञानिक व संगठनात्मक सभी तत्व शामिल इसमें होते हैं। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन में हम सकारात्मक पक्ष इस सिद्धांत का देखें तो यह सिद्धांत आंदोलन की उत्पत्ति को व्यवस्थित रूप से चरणबद्ध समझाता है। मनोवैज्ञानिक व सामाजिक संरचना दोनों पहलुओं को यह जोड़ता है। सीमाएं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं इस सिद्धांत की, यह बहुत आदर्श रूप में आंदोलन को प्रस्तुत करता है। वास्तविक जीवन में आंदोलन इतने व्यवस्थित नहीं होते हैं। कई बार आंदोलन बिना स्पष्ट स्ट्रक्चरल स्ट्रेन के भी हो जाते हैं, अर्थात कोई भी कारण नहीं रहता, अचानक से भी आंदोलन हो जाते हैं। तीसरा क्या सिद्धांत था हमारा, पुनर्जीवीकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है सामाजिक आंदोलनों को एक प्रकार के सांस्कृतिक पुनर्जीवन के रूप में देखता है। जब कोई समाज सांस्कृतिक, धार्मिक या नैतिक संकट का सामना करता है तो लोग किसी आंदोलन के माध्यम से अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात कोई भी धर्म जाति के लोग जो हैं वह अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अगर उन्हें लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक स्थिति, हमारी नैतिकता जो है संकट में है, जो है विघटित हो रही है, हमारी संस्कृति समाप्त हो रही है, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए यह जो है प्रयास किया जाता है और वह आंदोलन बन जाता है। मुख्य प्रवर्तक इसके कौन कौन से रहे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथनी एफ.सी. वॉलेस जो हैं उन्होंने 1956 में अपनी निबंध रिवैल्टलाइजेशन मूवमेंट्स में इस सिद्धांत को प्रतिपादित जो है किया हुआ था। इसमें मुख्य विचार कौन कौन से हैं, आंदोलन सामाजिक परिवर्तन की एक नियोजित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पुराने मूल्यों, विश्वासों और सांस्कृतिक परंपराओं को नए रूप में पुनर्जीवित करना। अर्थात जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी नैतिकता थी, उसको पुनर्जीवित तो करना, लेकिन नए रूप में करना, वही जो है पुनर्जीवीकरण हो जाता है। धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे कि हुए थे, विभिन्न भक्ति आंदोलन हुए, आर्य समाज या अमेरिका में घोस्ट डांस आंदोलन जो है इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। पुनर्जीवीकरण की प्रक्रिया के चरण की बात करें तो कुल मिलाकर इसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहला स्थिरावस्था अर्थात सामान्य स्थिति, किसी भी नैतिकता, किसी भी धार्मिक स्थिति की, किसी भी संस्कृति की जो सामान्य स्थिति होती है वह पहला चरण है। दूसरा है व्यक्तिगत संकट, सामाजिक या सांस्कृतिक संकट उत्पन्न होना, तो उसमें जो है किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ। पुनर्जीवीकरण, नए विचारों, आंदोलन के माध्यम से संस्कृति को पुनर्जीवित करना, अर्थात जब संकट उत्पन्न हुआ तो उसको जो है नए विचारों के माध्यम से उसको पुनर्जीवित करना तीसरी प्रक्रिया है। और चौथी है संस्थानीकरण, नए आंदोलन का सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में समावेश, अर्थात हमने आंदोलन किया हुआ है तो उसे एक नई स्थिति पर पहुंचाने का कार्य हमें करना था, जो कि संस्थानीकरण से पूरा होगा। कुल मिलाकर 4 जो है इसके प्रक्रिया है पुनर्जीवीकरण के। मूल्यांकन में हम सकारात्मक पक्ष इस सिद्धांत का देखें तो यह सिद्धांत धार्मिक, सांस्कृतिक और परंपरागत आंदोलनों की गहराई से समझाता है, परिवर्तन को आंतरिक पुनरुद्धार में के रूप में यह देखता है।
सीमाओं की बात करें तो यह राजनीतिक या आर्थिक आंदोलन पर उतना लागू नहीं होता है। आंदोलन के संगठनात्मक और सत्ता संबंधी पहलुओं की उपेक्षा यह करता है। अब हम इसको एक बार में आपको पॉइंट में समझा देते हैं, वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। जो तुलनात्मक अभाव सिद्धांत है, इसमें जो है दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक होता है। संरचनात्मक अभाव सिद्धांत में सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत जो है दृष्टिकोण होता है, और पुनर्जीवीकरण के सिद्धांत में सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है। प्रमुख विद्वानों की बात करें तुलनात्मक में जो है गुड, डेविस और स्टफर हैं। स्मेल्सर जो है संरचनात्मक के हैं, और एंथनी वेलेस जो है वह पुनर्जीवीकरण सिद्धांत के प्रमुख विद्वानों में गिने जाते हैं। आंदोलन का कारण क्या रहा? तुलनात्मक अभाव सिद्धांत में असमानता व वंचनक की भावना जो है आंदोलन के कारण रहे। संरचनात्मक अभाव सिद्धांत में सामाजिक तनाव व संरचनात्मक समस्या जो है आंदोलन का कारण रहा, और सांस्कृतिक संकट व परंपराओं का पुनर्जीवन जो है पुनर्जीवीकरण सिद्धांत में जो है आंदोलन के कारण रहे हुए थे। कुल मिलाकर तुलनात्मक अभाव सिद्धांत में अपेक्षाएं बनाम वास्तविकता पर फोकस किया जाता है, और संरचनात्मक अभाव सिद्धांत में सामाजिक ढांचों व संस्थाओं पर फोकस किया जाता है। संस्कृति, मूल्य, परंपरा पर फोकस जो है पुनर्जीवीकरण सिद्धांत में किया जाता है। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है वह हुआ समाप्त। बाकी आप विभिन्न नोटिफिकेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो डिस्कशन ग्रुप है, इसमें आप जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं, नोट्स शेयर कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये यूनिक ज्ञान जो चैनल है, इस पर विभिन्न नोटिफिकेशन क्लासेस की, आपकी एग्ज़ाम की, टाइम टेबल की हर एक चीज़ मिलती रहेगी। क्लासेस के अगर नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करिए। मात्र 25 रुपये में चैप्टर वाइज क्लासेस के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स, साथ ही साथ सीरीज का PDF आपको भेज दिया जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दिए जाएंगे। कुल मिलाकर बेहतरीन तैयारी आपको मात्र 25 रुपये में एक विषय की कराई जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इतने का तो समोसा खा लेते होंगे। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाएगी। बाकी चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लासेस तो आती ही रहेंगी, चैनल पर बने रहेंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।